जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे हैं। तो दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर अगर मिलिट्री अलायंस कोई सा है तो वह है नेटो। नेटो में यहाँ पर सारे के सारे जो विकसित देश हैं उसका यहाँ पर पार्टिसिपेशन मिलता है, और इसके अलावा यहाँ पर जिनकी जो मिलिट्री पावर है वो जो ज़्यादा है उनका यहाँ पर पार्टिसिपेंट मिलता है, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, टर्की, अमेरिका, कनाडा। ये सब जो है ना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देश माने जाते हैं और इनका पार्टिसिपेशन नेटो में मिलता है। तो जिसकी वजह से जो नेटो है वो बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल मिलिट्री अलायंस बन जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इसका दबदबा पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। और उसकी खास बात यहाँ पर है इसका आर्टिकल 5, जो यहाँ पर क्लियरली ये बोलता है कि अगर किसी एक नेटो मेंबर के ऊपर अटैक होता है तो सभी नेटो मेंबर्स के ऊपर अटैक माना जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर कोई नेटो मेंबर है, जैसे कि मान के चलिए आइसलैंड है। आइसलैंड बहुत ही ज़्यादा छोटा देश है, उसकी जनसंख्या 5 लाख की भी नहीं होगी, बहुत कम होगी, इससे ही कम होगी। तो उसके ऊपर भी अटैक होता है तो उसके मतलब कि यहाँ पर उसका अटैक अमेरिका के ऊपर अटैक माना जाएगा, और उस देश के लिए डिफेंड करने के लिए पूरा नेटो आ जाएगा। तो भाई इसकी वजह से जो नेटो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एक मिलिट्री अलायंस बन जाता है आर्टिकल 5 की वजह से। आर्टिकल 5 यहाँ पर उनको एक जो है ना सिक्योरिटी की गारंटी देता है कि अगर किसी देश के ऊपर हमला होता है तो सभी देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। ये एक तरह की एक सिक्योरिटी की गारंटी है, और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो देश थे जो यूरोप में हैं लेकिन अभी तक नेटो का पार्ट नहीं बने थे, वो भी यहाँ पर सोचते हैं कि हमें यहाँ पर एक बार नेटो का पार्ट बन जाना चाहिए। जिसमें से एक था यूक्रेन। यूक्रेन का मतलब यहाँ पर ये था कि हम यहाँ पर नेटो का पार्ट बन जाते हैं और हमें यहाँ पर जो है एक तरह की सिक्योरिटी मिल जाएगी ताकि रशिया हमारे ऊपर अटैक ना करे, जैसे कि क्रीमिया में हुआ था। 2014 में क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर रशिया ने उसको टेक ओवर कर लिया। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर उसने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर नेटो का हिस्सा बन जाते हैं ताकि हमारे पास सिक्योरिटी रहे और हमारे ऊपर सारे के सारे जो नेटो देश है वो मदद करने के लिए आए। लेकिन क्या हुआ, अंत में ये हुआ कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बनता उससे पहले ही रशिया ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, और आज तक यहाँ पर ये युद्ध जारी है। इसके 4 साल अगले साल फरवरी महीने में हो जाएंगे। 3.5 साल से यहाँ पर लगातार ये युद्ध चल रहा है, और लगातार हमें यहाँ पर अटैक की न्यूज़ देखने को मिलती रहती है। रोज़ यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर होता है और रोज़ यहाँ पर लोग मारे जाते हैं। तो 3.5 साल हो गए इस युद्ध को, अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ। किसकी वजह से? नेटो की वजह से, क्योंकि नेटो इतना ज़्यादा पावरफुल अलायंस है। लेकिन अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है नेटो जो इतना ज़्यादा पावरफुल अलायंस है उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतभेद देखने को मिल रहा है, ख़ास तौर से जो स्पेन है उसको लेकर। और उसके लेकर तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि हमें यहाँ पर जो ना स्पेन को आउट ऑफ नेटो कर देना चाहिए। रिसेंटली यहाँ पर वो फिनलैंड के जो राष्ट्रपति है उनसे यहाँ पर बात करें, तो इसी बार दौरान यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ पर एक लैगार्ड है। लैगार्ड मतलब कि कम स्पेंडिंग करने वाला, जो स्पेंडिंग की जो क्षमता होनी चाहिए उसके हिसाब से नहीं कर रहा है, कम कर रहा है। तो इसकी वजह से स्पेन को निकाल दो। आप वीडियो देखिए ये। And most people thought that was not going to happen, and it happened virtually unanimously. We had one laggard. It was Spain. Spain. You have to call them and find why are they a laggard, and they're doing well too. You know the funny thing, because of a lot of the things we've done, they're doing fine. They have no excuse not to do this, but that's all right. Maybe you should throw them out of NATO, frankly. तो देखा आपने, सीधा सीधा यहाँ पर कह दिया कि स्पेन को निकाल दो यहाँ पर नेटो से, इसकी ज़रूरत नहीं है, लैगार्ड है, पैसा यहाँ पर खर्च नहीं कर रहा है। तो क्या है पूरा मसला है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर नेटो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो अभी आपने रिसेंटली ये देखा होगा कि यहाँ पर जो रशिया है उसके ड्रोन्स या फिर फाइटर जेट अक्सर नेटो का इनकर्शन कर रहे हैं। रिसेंटली यहाँ पर पोलैंड से भी न्यूज़ आई थी कि पोलैंड में यहाँ पर रशिया के ड्रोन्स देखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बल्गेरिया में भी शायद ये निकल कर आया था, और इसके अलावा जो बाल्टिक नेशन जैसे कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, उनके ऊपर भी यहाँ पर रशिया के कुछ जो ड्रोन्स है या फिर फाइटर जेट है उनको यहाँ पर देखा गया है। तो क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो नेटो के पास भी बढ़ सकता है। तो क्लियरली यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टेंशन है। यूरोप में कभी भी एक युद्ध शुरू हो सकता है, जो युद्ध होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा युद्ध होगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी, और उसमें यहाँ पर जो नेटो है उसका यहाँ पर एक क्रिटिकल रोल होने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई इस चीज़ को लेकर
अब नेटो में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि क्या होगा यहाँ पर नेटो का भविष्य, क्योंकि रशिया के जो युद्ध हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो युद्ध नेटो में आ गया तो और ज़्यादा लंबा खींचने की इसकी संभावना है। और उसके अलावा यहाँ पर नेटो का तो साथ सारे नेटो मेंबर देंगे, लेकिन रशिया का साथ भी यहाँ पर कई सारे दूसरे देश देने को तैयार हो जाएंगे, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, शायद चाइना भी दे दे यहाँ पर, मिलिट्री के तौर पे नहीं दूसरे तरीके से दे दे। इसके अलावा यहाँ पर ईरान शायद दे सकता है। तो कई सारे देश यहाँ पर सेंट्रल एशिया के जो देश है वो दे सकते हैं। CSTO के अंडर में यहाँ पर रशिया की मदद हो सकती है इन देशों से। तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लंबा युद्ध चलेगा। तो उसमें यहाँ पर नेटो का एक यूनिटी में रहना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर नेटो में यूनिटी है ही नहीं। नेटो में यूनिटी देखने को कहाँ मिल रही है भाई? डोनाल्ड ट्रम्प सीधा सीधा कह रहे हैं कि जो स्पेन है उसको बाहर करो, स्पेन यहाँ पर किसी काम का नहीं है, स्पेन को यहाँ पर निकाल दो। तो यहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा ऐसा कहा। क्या इससे यहाँ पर जो नेटो की यूनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी? क्या है ये यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि भाई स्पेंडिंग का मसला? तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा मसला आ जाता है डिफेंस स्पेंडिंग को लेकर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यूरोप यहाँ पर जो है ना डिफेंस स्पेंडिंग यहाँ पर कम करता है। अब देखिए नेटो जब बना था उसमें यहाँ पर क्लियर बात लिखी गई थी कि जो देश यहाँ पर नेटो में पार्टिसिपेंट है उसको अपने टोटल GDP का कम से कम 2% यहाँ पर अपनी डिफेंस के ऊपर खर्च करना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो नेटो की जो मिलिट्री है, नेटो की जो आर्मी है वो हमेशा से मजबूत रहे, हमेशा से यहाँ पर रेडी रहे और उसके पास सफिशेंट अमाउंट भी रहे, समय जो पैसा है वो भी यहाँ पर बराबर रहे। तो यहाँ पर उनका यहाँ पर ये था और कई सारे देश यहाँ पर इस डिमांड को मीट भी कर रहे थे। और कई सारे देशों का यहाँ पर जो है ना बजट 2% से भी ज़्यादा होता था, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, इसके अलावा जर्मनी, इटली, इनका बजट यहाँ पर ज़्यादा होता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश थे जो यहाँ पर अपनी GDP का 2% यहाँ पर खर्च कर नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी। भाई यहाँ पर वो पैसा कम खर्च कर रहे थे लेकिन उनको सिक्योरिटी पूरी थी डिफेंस की कि भाई कोई देश अगर हमला करेगा तो सारे जो नेटो के मेंबर है सब हमला करेंगे। तो कम पैसा खर्च करने के बावजूद भी यहाँ पर वो पूरी सिक्योरिटी को एंजॉय कर रहे थे। तो ये मसला था। लेकिन यहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रम्प पिछली टर्म में यानी कि 2017 से 2021 तक के यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे, तो उसमें यहाँ पर जो है ना एक बात बोली थी। उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि जो नेटो मेंबर्स हैं उनको अपनी डिफेंस पर 2% नहीं 5% खर्च करना पड़ेगा, यानी कि उसको अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए अपनी GDP का 5% खर्च करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना इस चीज़ के लिए बहुत सारे देश जो है ना एग्री नहीं थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर नेटो में बने रहने के लिए और नेटो की सुरक्षा को यहाँ पर जो है ना बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और पहले जो 2% खर्च कर रहे थे उन्होंने अपना यहाँ पर जो बजट है वो बढ़ा दिया। तो कुछ देश यहाँ पर अपने 5% के बजट पर मान गए हैं, 5% यहाँ पर जो है ना खर्च कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना 5% का जो बजट है उसको यहाँ पर किया नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर 2% भी नहीं कर रहे हैं। और उसमें स्पेन सबसे ऊपर है। सबसे कम यहाँ पर जो स्पेंडिंग करता है अपनी मिलिट्री पर वो स्पेन करता है, जो लगभग कितना है 1.28%, यानी कि क्लियरली यहाँ पर जो है ना उसकी जो स्पेंडिंग है वो कम है। और यहाँ पर यही मसला आ जाता है डोनाल्ड ट्रम्प के गुस्सा होने का। यहाँ पर जो सेट है लिमिट उसके अकॉर्डिंग तो छोड़िए, उससे भी कम यहाँ पर खर्च कर रहे हो। तो भाई ये जो है ना चीज़ें सही नहीं है। यहाँ पर जो है ना स्पेन बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है, उसको अपना जो बजट है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मसला यही आ जाता है पैसों को लेकर के। भाई यहाँ पर स्पेन ऐसा कर रहा है और स्पेन यहाँ पर जो है चीज़ें कर रहा है दूसरी के। भाई यहाँ पर चीज़ें सही नहीं हो रही है स्पेन के साथ, यहाँ पर पैसा नहीं खर्च कर रहा है, तो हम यहाँ पर स्पेन को नेटो में क्यों रखें? तो भाई क्लियरली इसलिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी है जिससे यहाँ पर स्पेन और अमेरिका के बीच में काफ़ी ज़्यादा टकराव देखने को मिलता है। और दूसरे यहाँ पर मसला ये है कि स्पेन में चाइना की एंट्री है। अब देखिए यहाँ पर मसला आपको तो पता ही है कि जो चाइना और अमेरिका के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अमेरिका ने 2019 में डोनाल्ड ट्रम्प के अंडर ही यहाँ पर हुआवे को पूरी तरह से बैन कर दिया था कि भाई किसी तरह का कोई भी अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल नहीं कर सकती, अमेरिका में एंट्री नहीं कर सकती, अमेरिका कोई सामान नहीं खरीद सकती। यानी कि यहाँ पर हुआवे को पूरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की उन्होंने यहाँ पर कोशिश की थी। अब डिस्ट्रॉय हुआ है या नहीं हुआ है ये तो भाई आपको पता ही है कि हुआवे अब दोबारा से यहाँ पर इमर्ज हो गया है और उन्होंने एंड्रॉयड को डिच कर दिया कि भाई अब हम यहाँ पर अपना हारमोनी OS लेकर आ जाएंगे। तो वो तो छोड़ो। तो यहाँ पर जो है अमेरिका और चाइना के बीच में हुआवे को लेकर टेंशन थी। लेकिन स्पेन ने यहाँ पर क्या काम किया, उन्होंने यहाँ पर स्टोरेज यूनिट के लिए कुछ और करने के लिए हुआवे को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई अब तुम यहाँ पर जो है ना दूसरी चीज़ें बनाओ। साइबर सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी यहाँ पर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं हुआवे को लेकर। तो इस चीज़ से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। इसके अलावा यहाँ पर जब अभी आपने देखा होगा कि पूरे दुनिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए थे, इंडिया के ऊपर भी यहाँ पर लगा रखे हैं।
50% का टैरिफ, 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% यहाँ पर पेनल्टी टैरिफ कि भाई हम यहाँ पर रशिया से तेल खरीद रहे हैं तो 25% का उसका यहाँ पर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको। तो 50% यहाँ पर इंडिया के ऊपर टैरिफ लगे हुए हैं और इंडिया को इस बात से बहुत ज़्यादा परेशानी है कि भाई इतने ज़्यादा टैरिफ किसी और देश के ऊपर नहीं लगे जितना इंडिया के ऊपर लगे हैं। तो मसला सारा यहाँ पर यह आता है रेसिप्रोकल टैरिफ का। अब देखिए यही रेसिप्रोकल टैरिफ स्पेन के ऊपर भी लगे थे, जिसके बाद यहाँ पर यह मसला हुआ कि स्पेन जो पहले अमेरिका का F-35 खरीदने वाला था उसने यहाँ पर डिच कर दी कि भाई हम यहाँ पर ना खरीदने वाले, हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं खरीदने वाले, हम तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मसला ये था कि जो इज़राइल का कंडेमनेशन जो है ना स्पेन ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया। अब देखिए आपने देखा होगा किस तरह से यहाँ पर इज़राइल ने गाज़ा में जेनोसाइड किया, भाई बच्चों को मारा, 65,000 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इज़राइल मार चुका है और उसको यहाँ पर भाई जेनोसाइड का नाम दिया जा रहा है। खुद यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक जेनोसाइड कहा है। तो क्लियरली यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को देखने वाले दुनिया के बाकी सारे दूसरे देश भी थे, लेकिन उसमें यहाँ पर स्पेन जो है ना एक बहुत बड़ा देश निकल कर आया जिसने यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर कॉल आउट किया है इज़राइल को कि भाई इज़राइल जो कर रहा है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत है। इसी के बाद यहाँ पर उसने पैलेस्टाइन को एक देश के रूप में मान्यता दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर अमेरिका भी गुस्सा हो गया था कि भाई ये चीज़ सही नहीं हो रही है। इज़राइल ने भी यहाँ पर जो है ना वो कर दिया था, भाई इस चीज़ को यहाँ पर गलत बताया था। और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने ये काम और किया कि भाई जो भी सामान यहाँ पर किसी भी देश का हो, चाहे अमेरिका हो, किसी के भी देश का हो, लेकिन अगर वो यहाँ पर इज़राइल जा रहा है तो उसको यहाँ पर अपने यहाँ पर एक्सेस ना देना, चाहे वो शिप से जा रहा हो या फिर वो एक प्लेन से जा रहा हो। भाई अब स्पेन ने यहाँ पर बिल्कुल भी, चाहे वो अमेरिका को, चाहे फ्रांस को, किसी भी देश का हो, वो कोई सा भी सामान यहाँ पर अगर जा रहा हो जो गाज़ा वॉर में इस्तेमाल होगा उसकी एंट्री बिल्कुल भी स्पेन के पोर्ट पर नहीं होगी। और इस चीज़ को लेकर भी अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। तो देखा जाए तो यहाँ पर कई सारे दूसरे मसले हैं जिसकी वजह से अमेरिका यहाँ पर स्पेन से नाराज़ है और इसी वजह से उसने कहा है कि भाई निकल जाओ यहाँ पर, नेटो से निकल जाओ, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा कम खर्च कर रहे हो, और ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है लेकिन तुम यहाँ पर कर नहीं रहे हो, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है नेटो को, तुम यहाँ पर निकल जाओ। तो उन्होंने इस तरह की बातें करके यहाँ पर शायद हो सकता है कि कई सारे दूसरे देशों को भी यहाँ पर वो बोलने वाले हैं। तो इससे कहीं ना कहीं नेटो जिसकी एक छवि थी कि बहुत ज़्यादा पावरफुल एक संगठन है, एक मिलिट्री अलायंस है, उसकी छवि कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ने वाली है। और रशिया से तो मसला वैसे ही चल रहा है कि भाई रशिया के साथ कभी भी नेटो का युद्ध हो सकता है। रशिया के प्लेन्स यहाँ पर नेटो के एयरफील्ड में जो वो है उसमें यहाँ पर इंकर्शन कर रहे हैं और वो भी चेक कर रहा है कि भाई क्या यहाँ पर नेटो रिस्पांस देगा। तो वो क्लियरली देखा जाए तो अगर इस तरह की बातें होगी तो नेटो अलायंस भी यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में बिखर जाए, कुछ भी हो सकता है। आई होप आपको सारी बातें समझ आएगी। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।